हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड। यूनिट थर्ड का पार्ट है ब्लड। सबसे पहले हम ब्लड का इंट्रोडक्शन जान लेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड भाई हमारा एक तरह का लिक्विड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है और इनमें जो मैट्रिक्स है इनका वो प्लाज्मा है। जो मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा है और इनमें जो मैट्रिक्स में बहुत सारे जो ब्लड सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सस्पेंडेड होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। तो एक अगर एवरेज ह्यूमन में देखा जाए 70 kg का, जिसे हम मानते हैं एवरेज एक स्टैंडर्ड वेट मानते हैं 70 kg का, हेल्दी पर्सन मानते हैं, तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और ब्लड का जो पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.4 के अप्रॉक्स होता है ब्लड का पीएच। और जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ब्लड की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 45% ब्लड सेल्स होते हैं। 45% ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। 55% लगभग प्लाज्मा होता है, यानी मैट्रिक्स वाला पार्ट लगभग 55% होता है। और इन प्लाज्मा में अब हम देखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को हम अलग करके इनका कंपोजिशन हम देखेंगे। प्लाज्मा जो होता है उसको हम अलग कर दिए हैं और ब्लड सेल्स अलग कर देंगे। तो प्लाज्मा में जो प्लाज्मा है वो प्योर एक तरह से 90 से 92% वाटर होता है। प्लाज्मा का जो मेजर कंपोजिशन है, मेजर कंपोनेंट है, वो है वाटर। वाटर हमारी बॉडी का जो है मेन सॉल्वेंट होता है, मेन सॉल्वेंट है। तो जो 90% और 92% वाटर हो गया। अब जो 8% में हमने देखा, 8.5% जो बचा, उसमें भी सेकेंड जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा प्रोटीन। सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ब्लड का क्या है भाई? प्लाज्मा प्रोटीन। लगभग 7%, 90 से 92% वाटर होगा और 7% प्लाज्मा प्रोटीन है। यानी सेकेंड वाटर के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा का वो प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से होंगे? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन में भी सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन होता है। कई बार पूछा जाता है लार्जेस्ट प्रोटीन कौन सा होता है ब्लड प्लाज्मा में, तो हम बताएंगे कि एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मा प्रोटीन में। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है ये एल्ब्यूमिन। और फिर ग्लोब्यूलिन, फिर फाइब्रिनोजन और अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स में सबसे ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन सा होगा? फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। अब इनका हमें एक एक तरह से इनका फंक्शन भी हम देखते जाएंगे। एल्ब्यूमिन का क्या रोल है? एल्ब्यूमिन कह रहे हैं कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। तो एक तरह से ये विस्कोसिटी, जो ब्लड की जो विस्कोसिटी आ रही है, वो एक तरह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो टिश्यू फ्लूइड है वो वेन्स में आ जाते हैं, ड्रेन करते हैं। टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करने के काम में आते हैं ये एल्ब्यूमिन। क्यों? क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, विस्कोसिटी। तो क्या होता है कि मूवमेंट टिश्यू फ्लूइड से वेन्स में आती है, ब्लड कैपिलरीज में आती है। तो एल्ब्यूमिन एक तरह का ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है टिश्यू फ्लूइड, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है ये एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन क्या है भाई? ग्लोब्यूलिन 3 तरह के हो सकते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन ये कैरियर, ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। जैसे फैट मॉलिक्यूल्स को या लिपिड के साथ अटैच होकर लाइपोप्रोटीन बनाते हैं, तो ये ग्लोब्यूलिन अल्फा बीटा ये कैरियर का काम करते हैं। और जो इनका गामा ग्लोब्यूलिन है, यही गामा ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है, टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करता है, और ग्लोब्यूलिन कैरियर का काम करते हैं और एंटीबॉडीज का काम करते हैं, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फाइब्रिनोजन और अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, फ्लूइड लॉस, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं, किसी इंजरी की वजह से कोई ब्लड लॉस ना हो पाए, इसलिए वहां पे फाइब्रिनोजन है और ये फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हम प्लाज्मा प्रोटीन और उनका फंक्शन साथ में देखते जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो कंपोनेंट है वो है न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट वाटर सबसे ज्यादा है, सेकंड प्लाज्मा प्रोटीन है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स। ये ब्लड प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स भी डिसॉल्व है। जैसे कि मेन न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या है? मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज।
हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, स्टार्च के रूप में खा रहे हैं या फैट के रूप में खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो जीआईटी में जाके डाइजेशन होता है और फिर वो एब्जॉर्ब होता है, जीआईटी से एब्जॉर्ब होकर वो कंपोनेंट मोनोमॉलिक्यूल्स मोनोमर्स उनके वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं। तो प्लाज्मा में ये डिजॉल्व होते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और विटामिन्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट से प्रेजेंट होते हैं। क्या काम है इनका? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी, ये सब हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज कंज्यूम हो जाता है, ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, लीवर स्टोर करता है इसको। और ग्लूकोज फिर जब कभी कंपोनेंट ग्लूकोज कम पड़ता है तो यही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो एक तरह से एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज हमारा। अमाइनो एसिड से नए जो प्रोटीन बनेंगे कहीं पे, तो प्रोटीन बनते हैं, टिश्यू रिपेयर में काम आते हैं, ग्रोथ में काम आती है। ठीक है, और ये ग्लिसरॉल, फैटी एसिड सारे जो है क्या करते हैं, एक तरह से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर मिनरल साल्ट्स। मिनरल साल्ट्स हमारी ब्लड के प्लाज्मा में बहुत सारे मिनरल साल्ट्स होते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ऐसे बहुत सारे आयंस मिनरल साल्ट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इनका अलग अलग रोल है। जैसे कि न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन होता है उसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो सोडियम साल्ट है, पोटेशियम साल्ट है। पोटेशियम आयन और सोडियम आयन काम करते हैं। किसी मसल कंट्रैक्शन में कैल्शियम का रोल है। आयोडाइड भी एक साल्ट है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, यानी कि आयोडाइड से, उसी साल्ट से हार्मोन्स की सिंथेसिस हो जाती है। जैसे कि आयोडीन, थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन, वो आयोडीन से बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे जो मिनरल साल्ट्स हैं वो किसी न किसी रूप में हमारी बॉडी में उसका वर्क है। जैसे कि मसल कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए, है ना। और आयरन है, आयरन के किसके लिए चाहिए? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए आयरन चाहिए। एक तरह से आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो ये जो मिनरल साल्ट्स है, ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, ये ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। इनका डिफरेंट डिफरेंट रोल है, मैंने कुछ फंक्शन बता भी दिया। इन्हीं ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट जो इंफीरियर वेना केवा में एक तरह से जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो टिश्यूज हैं वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट CO2 के रूप में या यूरिया, यूरिक एसिड जो है वो सब जो रिलीज करते हैं, वो किडनी में जब जाएगा, किडनी में फिल्ट्रेट होता है और फिर उसको एक्सक्रीशन के यूरिन के थ्रू इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा में ये वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। इन्हीं ब्लड में गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनका कार्बन डाइऑक्साइड वो भी ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। कार्बोनेट रूप के, बाइकार्बोनेट के रूप में होते हैं, HCO3 के रूप में ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। और फिर इनको जब लंग्स में जाते हैं तो CO2 में ब्रेक हो जाता है और H2O में ब्रेक हो जाता है। CO2 फिर हम एक्सहेल कर देते हैं बाहर, इनका एक्सपायरेशन के थ्रू CO2 निकाल देते हैं। तो ब्लड में गैसेस भी होते हैं, O2 और CO2 और नाइट्रोजन होते हैं ब्लड में, लेकिन इनका कोई फंक्शन वहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं है कि नाइट्रोजन का फंक्शन क्या है। इन्हीं ब्लड में हार्मोन्स होते हैं, जो थायराइड, जो हार्मोन्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो उनकी डक्टलेस ग्लैंड होती है, वो अपने हार्मोन्स और सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इसको सिक्रीट करते हैं, जिससे ब्लड स्ट्रीम में वो टारगेट साइट, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही वो टारगेट साइट तक हार्मोन्स पहुंचते हैं। और एंजाइम्स भी हो सकते हैं, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो भी एंजाइम भी ब्लड के से एक ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एक दूसरे जगह पे ये वर्क करते हैं, अपने टारगेट साइट्स पे जा सकते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा में वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, मिनरल साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस, हार्मोन्स, एंजाइम्स और अदर कंपोनेंट्स भी ये प्लाज्मा का कंपोजिशन हो गया, उनका फंक्शन भी हो गया साथ साथ में कि प्लाज्मा प्रोटीन का क्या काम है, न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है, मिनरल साल्ट्स का क्या रोल है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, गैसेस का क्या रोल है और हार्मोन्स का क्या रोल है। फिर अब बात करते हैं 45% ब्लड सेल्स होते हैं। 45% ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा जो होता है वो है आरबीसी। आरबीसी की वजह से 99% जो सेल्स हैं वो 99% आरबीसी का अमाउंट होता है।
और ये मिलियंस में होते हैं, हमको पता है 4.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होते हैं ये आरबीसी। तो 99% यानी कि विस्कोसिटी, जो ब्लड की जो विस्कोसिटी आती है वो एक तरह से आरबीसी की वजह से आती है। जो विस्कोसिटी है ये मेंटेन करते हैं आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन्स होते हैं, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जिनके अंदर होती है। तो आरबीसी का जो मेन रोल है वो है ऑक्सीजन कैरियर का काम करते हैं। जो इनके अंदर हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और टिश्यूज तक सप्लाई करते हैं ये ऑक्सीजन। तो आरबीसी 99%, बाकी के जो 1% है उन 1% में ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, जिसमें से डब्ल्यूबीसी सबसे कम होते हैं, 1000 में होते हैं, 4 to 5000 होते हैं, जबकि ये 1.5 लाख से 2 लाख 4 लाख तक होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी सबसे ज्यादा होगा, फिर प्लेटलेट्स होगा, डब्ल्यूबीसी सबसे कम होगा। डब्ल्यूबीसी में भी हम देखेंगे 5 तरह के डब्ल्यूबीसी, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, है ना। तो ये डब्ल्यूबीसी। अब आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरियर होते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं टिश्यूज तक। डब्ल्यूबीसी का पैथोजेंस के अगेंस्ट किसी इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किसी बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इनके पास लिम्फोसाइट्स हैं, वो एंटीबॉडीज का सिक्रीट करेंगे जो एंटीजेंस को किल कर देते हैं। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफाज जैसा वर्क करते हैं, यानी कि वो डिफेंस मैकेनिज्म के प्ले करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स का क्या रोल है भाई? प्लेटलेट्स एक तरह से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब कोई इंजरी हो जाती है तो ये प्लेटलेट्स सबसे पहले प्लगिंग करते हैं ब्लड लॉस को, मेरे फ्लूइड लॉस को ये प्रिवेंट करते हैं प्लेटलेट्स बाई क्लॉटिंग। ठीक है, तो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, आरबीसी ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा कंपोजिशन हुआ है, ये हमें याद हो जाना चाहिए। फंक्शन ऑफ ब्लड, ओवरऑल फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या आएगा? तो सबसे पहले ब्लड का फंक्शन क्या है भाई? ट्रांसपोर्टेशन। डिफरेंट डिफरेंट चीजें ये ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज और अदर ऑर्गन्स। तो ऑक्सीजन लंग्स से ये लेती हैं और लंग्स से ये फिर अदर टिश्यूज में ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, सभी टिश्यूज को ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं। और उन टिश्यूज का जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो बोलता है वो लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जो टिश्यूज वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अपना कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, वो फिर लंग्स में हम भेजते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको एक्सपायरेशन के थ्रू एक्सहेल कर देते हैं बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तरह से ब्लड के ही थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स, ब्लड जहां जीआईटी से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुआ वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड से फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और अदर विटामिन, वो जो है ब्लड के थ्रू ही टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ब्लड न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है टिश्यूज को, और हार्मोन्स की सप्लाई करता है। अगर एक इंडोक्राइन ग्लैंड कहीं हार्मोन सिक्रीट कर रहा है तो वो ब्लड ही इसको टारगेट साइट तक पहुंचाता है, तो ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को। वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड, जो टिश्यूज के यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन है, ये वेस्ट प्रोडक्ट ये किडनी में जाके फिल्ट्रेशन कराते हैं। इनका किडनी ब्लड के थ्रू ही जाता है, किडनी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और किडनी से फिर ये वहां पे यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। कुछ स्किन के थ्रू हमारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। तो ये सारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाना है वेस्ट प्रोडक्ट को, तो ये ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्मोन्स। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ओवरऑल फंक्शन हो गया ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बाद प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन क्या करते हैं? प्रोटेक्शन डब्ल्यूबीसी होते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी 5 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल्स। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? हमें प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, किसी इन्फेक्शन, किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, किसी पैथोजेंस के अगेंस्ट हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फाइब्रिनोजेन, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड को क्लॉट करते हैं, और जब कोई इंजरी हो जाती है तो फ्लूइड लॉस, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं बाय क्लॉटिंग, है ना। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स और ये प्लेटलेट्स, ये फ्लूइड लॉस
को प्रिवेंट करते हैं। फिर दूसरा में रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन ब्लड कैसे क्या रेगुलेट करता है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड रेगुलेट करता है। जो इसमें एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन और इससे विस्कोसिटी ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, इससे टिश्यू फ्लूइड का मूवमेंट ब्लड के अंदर आता है। तो बॉडी जो ब्लड लॉस हो रहा है कहीं से भी अगर लॉस हो रहा है तो उसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है हमारा ये ब्लड, अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। एसिड बेस बैलेंस, इनमें बहुत सारे बफर सिस्टम्स होते हैं ब्लड में जो कि एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करते हैं, बॉडी की एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और जो मसल्स हीट जनरेट कर रही हैं, हम वर्क करते हैं तो मसल्स हीट जनरेट कर रही हैं, उस हीट को ये पूरी बॉडी में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनको रेगुलेट करते हैं। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करके हमारी बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेशन किसका हो गया, अमाउंट ऑफ फ्लूइड, एसिड बेस बैलेंस और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। तो ये रहा फंक्शन ऑफ ब्लड, ओवरऑल फंक्शन। और ये जो टेलीग्राम पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा। नेक्स्ट हम एरिथ्रोपोइसिस स्टेप्स समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।